हाँ तो 6 + 3 9 और 2 11, 12 चालू है। वही तो बोले हमें 12 चालू। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये हमारे पास चैप्टर। अब याद रखो ये चैप्टर सिर्फ 3 पेज का चैप्टर है। आप इसका रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे, 3 या 4 पेज का चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर लेकिन कंसेप्चुअल चैप्टर। ठीक है, इसमें रट्टा वट्टा नहीं चलने वाला। आपको चीजें समझ में आई तभी जाके आपके पास सवाल इसका से होंगे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे चैप्टर में एक पैराग्राफ है, 4-5 लाइन का पैराग्राफ है, और पिछले 5-6 सालों से या बोले पिछले 7-8 सालों से क्वेश्चन वहां से आ रहा है, उस 4 लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये चैप्टर जो है कंसेप्चुअल चैप्टर, और बहुत आगे काम आने वाला आपके पास। ठीक है, क्योंकि सेल साइकिल में 2 तरह के सेल साइकिल रहते, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, एक रहता माइटोसिस, दूसरा रहता मियोसिस, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सेल साइकिल। तो सेल साइकिल चालू करने से पहले हमको जो है कुछ बेसिक डिफरेंस, कुछ बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। हमको समझना चाहिए क्रोमेटिड क्या रहता, एक क्रोमोसोम क्या रहता। ठीक है, क्रोमेटिड को कैसे काउंट करते, क्रोमोसोम को कैसे काउंट करते, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहता। तो कुछ कंसेप्चुअल आपको क्लैरिटी रहना इस जो है पॉइंट्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तभी जाके आगे की चीजें आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल है डिफरेंस। हम लिखेंगे, पहला टॉपिक है ये पहले हम लिख लेंगे सम बेसिक कंसेप्ट। क्या लिख लेंगे हम? सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिड, क्रोमेटिड एंड व्हाट, एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिड और क्रोमोसोम के बीच में क्या फर्क है? क्रोमेटिड और क्रोमोसोम के बीच में क्या फर्क है? तो पहला सवाल ये रहेगा हमारा कि क्रोमेटिड कैसे बनता है। तो हमने आप लोगों को जो है पिछले लेक्चर में बताए थे, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बताए थे कि देखो ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए। कौन सा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या करेंगे, एक लाइन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कॉइल करेंगे। किसके ऊपर कॉइल करेंगे? यहाँ पे कुछ प्रोटीन के ऊपर। ये प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब आपने ये डीएनए को कॉइल करे, तो अब आपके पास कम स्पेस में ज्यादा डीएनए आ गया, और ये कॉइल डीएनए है, इसका नाम क्या रहता? क्रोमेटिन। हमने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, अगर वो सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, वो सेल अगर जो है यूकैरियोटिक है और डिवीजन नहीं कर रहा है, तो डीएनए हमेशा कौन से फॉर्म में दिखता? क्रोमेटिन के फॉर्म में। लेकिन एक अगर सेल ने चालू कर दिया डिवीजन, माइटोसिस या मियोसिस, दोनों में से एक चीज चालू कर दिया, तो ये क्रोमेटिन अब जो है कंडेंस होना चालू होता, मतलब कॉइलिंग होना चालू होती। ठीक है, पहले जो है आपके पास कॉइलिंग कुछ इस तरह रहेंगे, इस तरह रहेंगे कुछ इस। ठीक है, सेम है आपके पास, आपने अगर सिर्फ इसके कॉइलिंग कर दी, अब आपके पास दिखने में कुछ इस तरह रहेंगे। ठीक है, और जो है आपके पास इसका नाम होता है क्रोमेटिन फाइबर। क्या नाम रहता है इसका? क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर को ही दूसरा नाम देते हैं सोलेनॉइड। क्या नाम देते हैं इसको? सोलेनॉइड जो है नाम। आप क्या करो, क्रोमेटिन फाइबर को और कंडेंस करो, और कंडेंस करो, और कंडेंस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, आप इसको कॉइलिंग करते जाओ, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या नाम बनेगा इस स्ट्रक्चर का? क्रोमेटिड। क्या नाम बनेगा इसका? क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड कुछ इस तरह बनता। तो आप लोगों ने क्या करें, यहाँ पे डीएनए के मॉलिक्यूल की कॉइलिंग करते गए। ठीक है, उसको लपेटे गए। जिस तरह आपके घर में जो है देखो एक तागे की रेल रहती, बराबर है, वो तागे की जो रेल है वो क्रोमेटिड है, उसके अंदर जो तागा है वो क्या है? डीएनए। तो अगर आपने उसको क्या करें, यहाँ पे कॉइलिंग करते गए तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना जिसको आप क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इतनी ज्यादा में हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पास ये स्ट्रक्चर है, और हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर है। हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसका नाम रहता है क्रोमेटिड।
कि आप लोग क्या करो, यहाँ पे पहले लिख लो, इसको जगह कम है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉइलिंग करेंगे आप तो क्रोमैटिन बनेगा। जनरली एक सेल के अंदर डीएनए जो है कौन से फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन। लेकिन जैसे सेल डिवीजन चालू हुआ वैसे क्रोमैटिन की भी कॉइलिंग चालू हुई, तो क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होगा जिसको आप सोलेनॉइड कह सकते हैं। सोलेनॉइड की कॉइलिंग हुई और क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्रोमैटिड बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि जो है आपके पास क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हो गया, कर दो रफ। तो देखो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह आपके पास ये भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो हमारे पास है, दोनों सेम साइज के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल रहेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने। दूसरा सवाल रहेगा यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने। तीसरा सवाल रहेगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है। ठीक है, तीन सवाल आपके पास जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपका क्रोमैटिड और क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कहा नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने कितने बताओ, एक है। यहाँ पे अगर हमने कहा नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हैं तो दो है। ठीक है, यहाँ पे बताओ आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पे, वन है। यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वन। समझ में आ रहा, ये गड़बड़ करके आते हैं आप लोग कहते हैं ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नहीं, ये क्रोमैटिड भी है और क्रोमोसोम भी। उल्टा आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल, और ये जो क्रोमोसोम है ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ये क्या है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, तो याद रखना आप लोगों ने यहाँ पे अंदर जो है एक डीएनए के मॉलिक्यूल की कॉइलिंग करी हुई है। कितने डीएनए के मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक डीएनए के मॉलिक्यूल कॉइलिंग। अब यहाँ पे दो है, मतलब यहाँ पे कितने डीएनए के मॉलिक्यूल है, दो। यहाँ पे एक डीएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने कॉइलिंग करी हुई है और दूसरे डीएनए के मॉलिक्यूल के हमने यहाँ पे कॉइलिंग करी। तो यहाँ पे जो है आपके पास नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए कहा तो हम कहेंगे यहाँ पे वन वन सिंगल। ठीक है, यहाँ सॉरी वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, क्या यहाँ पे वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने, यहाँ पे टू टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप समझो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, क्या आप लोगों को मालूम है कि ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम रहते, 46 क्रोमोसोम रहते, कितने रहते 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम मदर से आते और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आते, फादर से आते। बराबर है, 23 मदर से आएंगे 23 फादर से आएंगे, तब जाके हमारे पास टोटल कितने हो रहे 40। अब यहाँ पे 23 में से क्रोमोसोम नंबर 1 कहाँ से आया, मदर से आया। क्रोमोसोम नंबर 1 कहाँ से आया, फादर से आया। क्रोमोसोम नंबर 2 कहाँ से आया, मदर से आया। क्रोमोसोम नंबर 2 कहाँ से आया, फादर से। ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 23 कहाँ से आया, फादर से आया, मदर से आया। वैसे ही क्रोमोसोम नंबर 23 कहाँ से आया, मदर से आया। जब फादर और मदर से क्रोमोसोम आता है वो क्रोमोसोम दिखने में ऐसा रहता है। अगर आपने एक सेल ली और सेल सेल साइकिल में नहीं है और सेल डिवीजन में नहीं है, या आपने कुछ केमिकल डाल दिया उसके ऊपर, यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाना, तो केमिकल से जब क्रोमोसोम बनेगा दिखेगा ऐसा। लेकिन अगर आप कभी भी एक सेल साइकिल में सेल डिवीजन में कोई भी सेल जो डिवीजन के थ्रू जा रहा है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो क्रोमोसोम हमेशा ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों, देखो ये जो क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है मदर का और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है किसका, फादर का। ये दोनों क्रोमोसोम एग्जैक्टली सिमिलर रहते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम का शेप, ये दोनों क्रोमोसोम का साइज, ये दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है ये सब क्या रहते, सिमिलर रहते। मान लो कि यहाँ पे आई कलर का जीन है तो यहाँ पे भी आई कलर का जीन होगा। मदर से आई कलर यहाँ पे ब्लू आया, फादर से आई कलर क्या है यहाँ पे ग्रीन आया। अब ये आई कलर का जीन है, ये आई कलर का जीन है, हो सकता है आई कलर सेम हो या हो सकता है आई कलर क्या हो डिफरेंट हो, लेकिन ये जीन कौन सा रहने वाला है, आई कलर का।
ये देखो आपके पास यहाँ पे हाइट का जीन है, यहाँ पे भी कौन सा जीन आ जाएगा फिर हाइट का, यहाँ पे टॉल हाइट आ गई, यहाँ पे टॉल हाइट आ गई। मान लो यहाँ पे स्किन कलर का जीन है, यहाँ पे फेयर कलर का स्किन है, और यहाँ पे मान लो कि आपके पास क्या है कि डार्क कलर स्किन। लेकिन ये कौन सा जीन है, स्किन कलर। यहाँ पे स्किन कलर है, एग्जैक्ट ये जगह पे क्या है, स्किन कलर। अब ये सेम हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, डिफरेंट। तो दो क्रोमोसोम नंबर अगर सेम है दोनों के, तो इसको आप क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। फादर का क्रोमोसोम नंबर 1, मदर का क्रोमोसोम नंबर 1, दोनों को क्या कहेंगे आप, होमोलॉगस क्रोमोसोम। आप जब ये क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम रहता है। आपके पास ये ओरिजिनल क्रोमोसोम था जो एक क्रोमेटिड था। आपके पास सेल साइकिल में एक टाइम आता है, एक फेज आता है, एक जो है जगह आती है, जिसमें हम एग्जैक्टली इसकी कॉपी बनाते हैं। एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम इसकी कॉपी बनाते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये सिर्फ इसकी कॉपी है। इसका मतलब यहाँ पे जीन ए है तो यहाँ पे भी क्या रहेंगे, ए। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, बी। यहाँ पे अगर जेड है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, जेड। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सी। तो ये जो पार्ट दिख रहे हैं आप, ये कॉपी है। ये क्या है, कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। ओरिजिनल इसमें से एक है और एक क्या है यहाँ पे, कॉपी। इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम, ये कौन सा है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो जब अगर आप जो है सेल डिवीजन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है, जब न्यूक्लियस चले गया और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करे आपने किसको, क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम दिखते हैं ऐसे, दिखते हैं ऐसे। अब आप लोग समझ गए कि ये पार्ट क्या है, सिर्फ एक कॉपी है। इसमें से एक ही ओरिजिनल क्रोमोसोम रहता है। अब मतलब कॉपी एग्जैक्टली सेम, मतलब दोनों भी ओरिजिनल एक तरह से देखा जाए। लेकिन जो है ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। फिर आप बोलेंगे सर क्रोमोसोम नंबर कैसे काउंट करना है। क्रोमोसोम नंबर काउंट करते हैं ये वाले पार्ट से, बीच वाले पार्ट, क्या बोलते हैं इसको आप, क्या बोलते हैं इसको आप, सेंट्रोमियर। वेरी गुड, क्या कहते हैं इसको आप, जितने सेंट्रोमियर दिख रहे उतने क्रोमोसोम है। यहाँ पे कितना सेंट्रोमियर दिख रहा, एक, तो क्रोमोसोम नंबर 1। यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर दिख रहे, एक, तो क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। समझ गए, ठीक है, लिख लो। व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हाट इज सेल डिवीजन, ठीक है। क्या आप लोगों को मालूम है कि सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उन सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, ठीक है। चाहे प्लांट्स हो, या आपके पास ह्यूमंस हो, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, ठीक है, एम्फीबियन या फिशेस, ठीक है। इन सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। वही सिंगल सेल जाके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। वो सिंगल सेल का नाम क्या है, सिंगल सेल का नाम क्या है, जाइगोट। क्या नाम है उसका, all sexually reproducing organism start their life cycle from a single cell। उसका नाम क्या है, जाइगोट। ये जाइगोट बिलियंस टाइम डिवीजन करेगा, उसके बाद जाके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म starts their life cycle, starts their life cycle, life cycle starts their life cycle through a through a single cell, ठीक है। और वो सिंगल सेल का नाम क्या है, क्या नाम है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। यही जाइगोट जो है क्या करेगा, यही जाइगोट जो है आपके पास क्या आएगा, डिवाइड्स, डिवाइड्स, ठीक है, बिलियन टाइम्स, डिवाइड्स बिलियन टाइम्स, ठीक है, बिलियन टाइम्स डिवाइड करेगा, और आपके पास क्या बनेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल थ्रू अ सिंगल सेल। तो सिंगल सेल का नाम क्या है, जाइगोट। और जाइगोट बिलियंस टाइम डिवाइड करेगा, मिलियंस टाइम डिवाइड करेगा, और तब जाके क्या बनेगा आपके पास, एक कोई भी आपके पास सेल है, ठीक है। तो सेल के जो है दो कैरेक्टर रहते हैं। एक सेल जो है आपके पास ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ के बाद सेल डिवाइड होगा, और जब सेल डिवाइड हुआ मतलब इसने क्या करा, यहाँ पे रिप्रोड्यूस करा। तो सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। और ये जो है सिर्फ सेल के कैरेक्टर नहीं है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता, और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता। हम बताए थे आप लोगों को, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो फेज रहते हैं,
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक रहता जुवेनाइल फेज और एक रहता एडल्ट फेज। जुवेनाइल फेज तक एक ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। एडल्ट फेज में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक सेल के भी कैरेक्टरिस्टिक है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी एक क्या कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्या कहा था आप लोगों को कि अगर हमने कहा लिविंग, अगर हमने कहा लिविंग, अगर आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहा, इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कोई कैरेक्टर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता, ग्रो कर सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता, रिप्रोड्यूस कर सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे कैरेक्टर्स, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैरेक्टर्स जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तभी जाके उसको आप लिविंग कहेंगे, उसको आप बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। क्या बोलते हैं उसको आप, डिफाइनिंग फीचर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रहता डिफाइनिंग फीचर, फॉर एग्जाम्पल डिफाइनिंग फीचर आपके पास है कॉन्शियसनेस। क्या है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो है अपने आसपास एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। इस तरह मेटाबॉलिज्म, चीजों को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसका नाम क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर। ऐसा फीचर जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तभी जाके उसको हम लिविंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 1 से 2 हो रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। या रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर अगर वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तब उसको हम लिविंग नहीं कह सकते, वो प्रेजेंट रहना नेसेसरी है तभी जाके उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सारे ह्यूमन ऐसे रहते हैं जो स्टेराइल रहते, सुने होंगे आप लोगों ने इनफर्टाइल कपल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो उनको हम नॉन लिविंग कहेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो आपके पास रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं। डिफाइनिंग फीचर वो कैरेक्टर जो सब में प्रेजेंट रहना नेसेसरी है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट रहेगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आर characteristic of cell, are characteristics of cell and indeed of living, and indeed of living, ठीक है, और indeed of living, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, ठीक है। एक है ग्रोथ, एक क्या है, ग्रोथ। अब ग्रोथ 2 तरह का हो सकता है। ग्रोथ मतलब एक तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ मतलब क्या होगा, नंबर में इंक्रीज। एक आपके पास सेल जो है अपना साइज इंक्रीज कर रहा, ये भी ग्रोथ है। और जब सेल 1 से 2 हुआ तो ये भी ग्रोथ है। ये ग्रोथ में सेल का साइज इंक्रीज हुआ और ये ग्रोथ में सेल का नंबर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले किसके बारे में, नंबर वाले ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले, नंबर। ऐसा ग्रोथ जिसमें क्या इंक्रीज होने वाला है, नंबर। उसके बाद हमारे पास है रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या हमारे पास, रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिक, उसके बाद हमारे पास है सेल डिवीजन। इसके बाद क्या हमारे पास, सेल डिवीजन, ठीक है। तो 3 टर्म्स है, ग्रोथ, ग्रोथ एज इन नंबर, रिप्रोडक्शन और क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है। ऑल दिस इवेंट्स, ऑल दिस इवेंट्स, ऑल दिस इवेंट्स, ऑल दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली, आर म्यूचुअली inclusive, inclusive for a unicellular organism, for a unicellular organism, ठीक है। all these events are mutually inclusive for a unicellular, इसका मतलब क्या होगा, ये कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये तीनों के बीच में कोई फर्क नहीं दिखता। अगर आपने कहा इसको ग्रोथ, बोले ग्रोथ। अगर आपने इसको कहा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ है। अगर आपने इसको कहा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन भी क्या है, ग्रोथ। अगर आपने उसको कहा रिप्रोडक्शन तो बोला सही है। अगर आपने उसको कहा ग्रोथ तो वो कहा ये भी रिप्रोडक्शन है। अगर आपने उसको कहा सेल डिवीजन, ये भी क्या है, ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो जब उन्हें क्या करा, 1 से 2 क्या हो गया, उसका नंबर हो गया। तो यहाँ पे ग्रोथ हुई इन टर्म्स ऑफ नंबर। आप लोग ये बताओ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता, बाइनरी फिजन 1 से 2 होता, क्या यहाँ पे 1 से 2 नहीं हुआ, तो यहाँ पे 1 से 2 हुआ, मतलब इसने क्या करा, रिप्रोड्यूस करा। और 1 से 2 होने के लिए उसने क्या इस्तेमाल करा, सेल डिवीजन इस्तेमाल करा। तो एक ऑर्गेनिज्म जब 1 से 2 हो रहा है तो उसका ग्रोथ हो रहा है,
उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर जो है ये तीनों के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के लिए ले लो, ह्यूमन के लिए ग्रोथ इन नंबर अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज है और सेल डिवीजन अलग। हमको कट लगा, हमारे बॉडी में सेल डिवाइड हो रहा, सेल डिवाइड हो रहा, क्या रिप्रोडक्शन हो रहा होता है? नहीं। ह्यूमंस में रिप्रोड्यूस क्या होता है कि जब मेल स्पर्म और फीमेल जो है गैमेट मिलेंगे तब जाके जाइगोट बनेगा, वो रिप्रोडक्शन है ह्यूमन में। तो रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा। और जो है इसके बाद सेल डिवीजन और ग्रोथ, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ अलग टर्म है, रिप्रोडक्शन अलग है, सेल डिवीजन अलग है, एक्सक्लूसिव अलग अलग टर्म, ठीक है। लेकिन जो है इनके लिए कैसा है, ये इंक्लूसिव, सब ऐड कर दिए, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये 3 पॉइंट लिख लो आप लोग, ठीक है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ इन नंबर, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव, ठीक है। सब क्या है उनके लिए, सेम है, ठीक है। और जो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है किसके, सेल के, और सेल के साथ ही साथ किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उनकी शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, उस सिंगल सेल का नाम क्या है, जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, why do why do cell divides, why do cell divides, एक सेल डिवीजन क्यों करता है? सवाल क्या है हमारे पास, एक सेल डिवाइड क्यों करता है, ठीक है। देखो एक सेल जो है वो वक्त के साथ ही साथ अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करते जाता है। क्या करता हो, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक सेल का हमेशा इंक्रीज होते रहता है। इसका मतलब जो है साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, मतलब सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सेल, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेल हो गया, दिख रहा है आप लोगों को ये सेल, ये सेल जो है, ये सेल जो है इसका साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज होने की वजह से, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने की वजह से सेल का भी साइज क्या हो गया, बढ़ गया, सेल का भी साइज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे क्या है, ग्रोथ हुई, ठीक है। तो ग्रोथ तो है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ किस में हुई, ग्रोथ यहाँ पे साइज में, नंबर में हुई ग्रोथ, यहाँ पे नहीं। ग्रोथ यहाँ पे हुई, लेकिन यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे मेनली क्या इंक्रीज हुआ, साइटोप्लाज्म। तो एक सेल हमेशा ग्रो करते रहता है, मतलब उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद रखना आप लोगों ने, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट राइट है क्या, रॉन्ग है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट स्टेटमेंट है। एक सेल का साइटोप्लाज्म हमेशा ग्रो होगा, जिसकी वजह से उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या रहता है, एक सेल को गवर्न करना। एक सेल के अंदर जितनी एक्टिविटी होती है उस सबको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। उसको वहाँ पे गवर्न करते, कौन गवर्न करते, सेंट्रल गवर्नमेंट करती, बराबर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम कंट्री बहुत बड़ी है, तो उन्होंने उसको पार्ट में डिवाइड करे, स्टेट्स में, स्टेट्स गवर्नमेंट स्टेट्स को कंट्रोल करती, स्टेट्स में फिर उसको डिवाइड करे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आईएएस जो है डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता, बराबर है। तो हम जो है यहाँ पे हमारी कंट्री को कंट्रोल करें, इसी तरह एक सेल के अंदर कौन कंट्रोल करता है सेल को, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि यहाँ पे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक रेशियो रहता है कि न्यूक्लियस का साइज इतना रहता है कि वो कितने साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह हमारी कंट्री है, कंट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन मान लो कि अगर जो है यहाँ पे हमने एक नया जो है एरिया ऐड कर दिया, मान लो कि हमने जो है बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दिया, बांग्लादेश के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब हम बांग्लादेश को गवर्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे नई गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी, बराबर, नई स्टेट गवर्नमेंट बनेंगी, क्योंकि हमारे पास अभी इतने जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है उसको कंट्रोल करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म तो बढ़ जाता है, लेकिन न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप लोगों ने सुनेंगे हिस्ट्री के अंदर जब आप पढ़ते कि मुगल एम्पायर जो है औरंगजेब के टाइम पे बहुत बड़ा हो गया था, तो इतना बड़ा हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन छोटा हो गया, जिसकी वजह से एम्पायर को कंट्रोल करना कैसा हो गया, मुश्किल हो गया, और जिसकी वजह से कोलैप्स हो गया। इसी तरह जो है आपके पास साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ गया, न्यूक्लियस छोटा हो गया, जिसकी वजह से एक सेल अनस्टेबल है।
तो यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। इस न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को सही करने के लिए या उसको रिस्टोर करने के लिए एक सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेल आपके पास डिवाइड होंगे और डिवाइड होके क्या होगा, एक से दो बनेंगे, माइटोसिस हो गई, बराबर है। और आपके पास साइटोप्लाज्म इसका बढ़ गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो गया, रिस्टोर्ड हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाई डू सेल डिवाइड्स टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे रिस्टोर्ड हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे रिस्टोर्ड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ था और यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ और ये क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। और डिवाइड करा मतलब इसने क्या करा, यहाँ पे इसने जो है सेल डिवीजन करा। इसने क्या करा, यहाँ पे सेल डिवीजन। ठीक है, और सेल डिवीजन करा मतलब यहाँ पे क्या करा, इसने रिप्रोडक्शन करा। क्या करा यहाँ पे इसने, रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन मतलब इसने क्या करा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करा। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई डू सेल डिवाइड, तो हम कहेंगे जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। क्यों, बिकॉज इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। साइटोप्लाज्म बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड होगा या आप क्या हो सकते हैं, सेल रिप्रोड्यूस करें। ठीक है,